औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो चुका है, पहला चैप्टर। आज जो है हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं, सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। अच्छा, जो पहली एमसीक्यूज़ है आपके चैप्टर के अंदर, एमसीक्यूज़ नंबर 1, वो ये है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो सेल है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस मौजूद है और ये इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइबोसोम्स हैं, गाली अपरेटस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा ये हमारे पास क्या एक सेल है। क्या ये सेल है? अब वो इसके अंदर कह रहा है कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जो फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर, सेल की स्टडी के ऊपर, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर क्या है वो स्टडी करना और सेल का फंक्शंस क्या है उसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। ये कौन सी ब्रांच है? ये हमारे पास सवाल आया हुआ है। अब देखें, जो एमसीक्यू नंबर 1 है इसको अभी छोड़ दें। ऑप्शन नंबर बी है मैक्रोबायोलॉजी। क्या है? मैक्रोबायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, मैक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें ना, मैक्रोबायोलॉजी की, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैक्रोबायोलॉजी। हमें पता है कि मैक्रोबायोलॉजी क्या थी बच्चे? मैक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करते थे, मुतालिया करते थे। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया करना, स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? मैक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस वगैरह हो गया या माइक्रोस्कोपिक फंजाई होगी, उसका मुतालिया है। तो लिहाजा ये सेल तो ना होगा, ना बैक्टीरिया सेल है, ये सेल तो ना होगा ना। अच्छा, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरा हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी लास्ट कहते हैं, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, ठीक है, और लॉजी किसको कहते हैं? स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, इसका हिस्टोलॉजी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो लास्ट लिख रहा है, ये लिख रहा है इको से, इको मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल को पढ़ना, जानदारों को पढ़ना और जानदारों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है उस चीज को पढ़ना, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। डियर स्टूडेंट, साइटो कहा जाता है सेल को, ठीक है। लॉजी हमें पता है स्टडी करना, ठीक है, स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं सेल के, ये सेल था, लिहाजा इस सेल की स्ट्रक्चर्स क्या, इन सब चीज को हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? ठीक है। इसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 2 है वो ये है, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। के एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम विरासत के जो इल्म है उसको हम मुताली करते हैं और वेरिएशंस का मुताली करते हैं, तगय्युरात का, वो क्या कहलाती है? देखिए, विरासत क्या होती है, समझे पहले इस बात को। वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होने वाली खुसूसियात, ट्रेड्स, करैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडेटरी करैक्टर्स कहा जाता है, विरासत कहा जाता है। अगर वालिदैन का रंग सफ़ेद है तो बच्चों में भी अक्सर क्या होता है? रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये क्या है? करैक्टर्स है। अगर वालिदैन की आंखों का रंग ब्राउन है तो बच्चों की आंखों का रंग भी क्या होता है? ब्राउन होता है। ये क्या है? करैक्टर्स है। तो इस तरह के जो करैक्टर्स हैं वो कहता है कि किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, कौन सी ब्रांच है। देखिए, जो सबसे पहले दी गई ऑप्शन है वो इकोलॉजी। इकोलॉजी की अभी हमने बात की है कि इकोलॉजी के अंदर हम लोग इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, लिहाजा इसका ताल्लुक करैक्टर से बिल्कुल नहीं है। दूसरी एमसीक्यू इसकी है जेनेटिक्स, इसको अभी छोड़ दें। जो ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट, अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। जैसे कान है तो कान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है?
इसको स्टडी करना। आंख है, आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। लिहाजा ये एनाटॉमी भी नहीं है। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है यहाँ पे मौजूद है एनाटॉमी के बाद, वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो अगर आपको याद हो किसको कहा जाता है, देखिए अक्सर आप बाजार से जब या कि दुकान से अंडा लेकर आते हैं ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, 40-50 रुपए का अंडा लेकर आते हो, और जब ऑमलेट बनाने के लिए तवे के ऊपर डालते हो तो पता चलता है वो ख़राब है, उसके अंदर ब्लड मौजूद है। और ब्लड इसलिए मौजूद है क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे की नमो हो रही है, पैदाइश हो रही है, बच्चा जो उसके अंदर ग्रो कर रहा है। अब वो जो बच्चा उसके अंदर मौजूद है उससे हम कहते हैं एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेबीज है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब जाइगोट और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो इस चीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। तो लिहाजा ये एम्ब्रियो भी नहीं है, हमें ये थोड़ी स्टडी करें कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, ठीक है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न किससे है कि बच्चों से में जो करैक्टर्स हैं वालिदैन के जरिए जो मुंतकिल हो रहे हैं बच्चों के अंदर, वो कैसे आ रहे हैं, हमारा कंसर्न इस चीज़ से है। तो एक ब्रांच है जिसका तल्लुक क्या है, जेनेटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर आई थिंक बी है यहाँ पर, ठीक है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स ऑप्शन ठीक है क्योंकि जेनेटिक्स निकला जीन से, और ये जीन ही वो चीज़ है जो ट्रांसमिट करती है करैक्टर्स को, ट्रेड्स को वालिदैन से बच्चों के अंदर, वालिदैन से बच्चों के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, जेनेटिक्स। इसके बाद है तीसरी एमसीक्यूज है, एमसीक्यू तीसरी ये है कि इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ, कि इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के जरिए बनाई जाती है, तो वो किस चीज़ की मिसाल क्या है इसकी। देखें अब जो ऑप्शन पहला है वो है फिजियोलॉजी, यहाँ पे सॉरी पैरासाइटोलॉजी लिखा हुआ है, पैरासाइटोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पैरासाइट्स का स्टडी करना, जरासीम का मुताले करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब ये जो पैरासाइट, हम लोग पैरासाइटोलॉजी की स्टडी तो नहीं कर रहे, हमने क्या स्टडी करना, इंसुलिन, कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से तैयार हो रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी और ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे जो है इंसानियत को, ह्यूमन्स को क्या होता है, फ़ायदा पहुंचते हैं, ह्यूमन्स गेट्स बेनिफिट्स, उसको इंसानियत को क्या पहुंचता है, उससे फ़ायदा पहुंचता है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या करते हैं, मुताले करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन की एक मिसाल है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। या जैसे अभी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसके नतीजे में हम ऑक्सीजन को अपनी सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ है, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करना क्या कहलाता था, बायोकेमिस्ट्री कहलाता था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। देखें, बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक इससे नहीं है, पैरासाइटोलॉजी का ताल्लुक इससे नहीं है, हिस्टोलॉजी का ताल्लुक भी इससे नहीं है, तो फिर कौन सी ब्रांच है, देखें, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके एक ऐसा प्रोडक्ट हासिल करते हैं जिससे इंसान को क्या बढ़ता है, फ़ायदा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, इंसुलिन।
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद है हार्ट पंप्स ब्लड, के हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, स्टोमक जो है वो खुराक को डाइजेस्ट कर रहा है, और किडनी जो है वो एक्सक्रीट यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी से या ब्लड से क्या कर रही है, रिमूव कर रही है। तो ये कौन सी ब्रांच है? देखिए बच्चे, अगर हम बात करें जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो ऑप्शन, इसको छोड़ दें। अच्छा, एनाटॉमी की बात करते हैं ना, एनाटॉमी की। यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पे लिख देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन कौन सा है आपका? बी आई थिंक, यस बी ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद है चौथी एमसीक्यूज कि कौन सी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो है ब्लड जो है हार्ट जो है उसको कैसे ब्लड पंप कर रहा है, इसको स्टडी करते हैं। स्टमक है तो वो खुराक की डाइजेशन कैसे कर रहा है, और इसी तरह जो हमारी किडनी है वो हमारे ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल उसको कैसे रिमूव कर रही है। तो ये किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट, एनाटॉमी की बात हमने कर चुकी है कि एनाटॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग अंदरूनी साख्तों का, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का क्या करते हैं, मुताबिक करते हैं। लिहाजा इसका इससे कोई तल्लुक नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग ये बात करें कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कैसे कर रहा है, हमारा फंक्शन से ताल्लुक है। अच्छा, इसी तरह अगर स्टमक है तो वो खुराक को डाइजेस्ट कैसे कर रहा है, हमारा इस चीज़ से कंसर्न है। अच्छा, इसी तरह अगर किडनी है, गुर्दे हैं, तो वो खून को फिल्टर कैसे कर रहे हैं, यानी कि फंक्शंस की बात की जा रही है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, लिहाजा एनाटॉमी इसका आंसर नहीं है। इसके बाद है मार्फोलॉजी। जैसे ये एनाटॉमी था तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में ये फर्क था कि मार्फोलॉजी के अंदर हम लोग अंदरूनी साख्तों के साथ साथ, ठीक है, अंदरूनी साख्तों के साथ साथ जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी हम क्या करते थे, मुतालिया करते थे। तो लिहाजा मार्फोलॉजी इसका ऑप्शन नहीं बनता। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमने बात की है कि टिश्यू को स्टडी करना। ये टिश्यू तो नहीं है, मैदा जो है एक स्टमक है जो है, ये क्या है आपका, आर्गन है। ठीक है, हार्ट आपका जो है एक आर्गन है, किडनी एक आर्गन का नाम है। तो लिहाजा ये टिश्यू तो है ही नहीं, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं बनता। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो आर्गन्स होते हैं, आर्गन्स, उन आर्गन्स के फंक्शंस को और फॉर्म्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस या फॉर्म्स ऑफ आर्गन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? फिजियोलॉजी। इसके बाद है एक्सक्यूज नंबर 5 है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है? डियर स्टूडेंट, इसका जो पहला ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, इसको छोड़ दें। फिजियोलॉजी के भी हमने बात की, इसके अंदर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम इसके अंदर आर्गन को स्टडी करते हैं। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद पैरेंटोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पैरेंटोलॉजी अगर हम देखें, पैरेंटोलॉजी की बात करें, ठीक है, पैरेंटोलॉजी, पैरेंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फोसल्स। ठीक है, फोसल्स का मुतालिया करना। फोसल जैसे कि डायनासोर है तो उसकी जो आसार हैं, जो बच चुके फोसल्स होते हैं, रेमेडी होती है, रिमेन्स होती हैं, उनको स्टडी करना क्या कहते हैं? पैरेंटोलॉजी। ठीक है, कोई भी जानदार जो आज से हजारों साल पहले मौजूद है, आज नहीं है इस धरती के ऊपर, उनको स्टडी करना क्या कहते हैं? पैरेंटोलॉजी। तो लिहाजा ये कोई पैरेंटोलॉजी नहीं है, टैक्सोनॉमी के अंदर नहीं आती। इसके बाद है बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायो कहते हैं लाइफ को, जियो कहते हैं अर्थ को, ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम को। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम होती है। जैसे कि मार्कोर है तो पाकिस्तान के किन किन इलाकों में मौजूद है, इंडस डॉल्फिन है, मार्कोपोलो शीप है, या हुबारा बस्टर है, तो वो किन किन इलाकों में मौजूद है। तो जानदारों को स्टडी करना, लेकिन स्टडी किस बुनियाद पर करना, तो ज़मीन के किन किन हिस्सों में मौजूद है, फिर वो क्या आती है? बायोजियोग्राफी। लिहाजा ये भी ब्रांच जो है इस ऑप्शन में नहीं आती। तो टैक्सोनॉमी यहाँ पे लिखा गया है, टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर ए है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी
ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टैक्सोनॉमी वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है 5वीं एमसीक्यू है व्हिच स्टेप्स कंसिस्ट मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप्स है जो करेक्ट है। देखें जो पहला स्टेप्स होता है वो क्या होता है, पहला स्टेप्स ये होता है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं हम लोग शनाख्त करते हैं। ये पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये एक होता है। अच्छा इसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है कि एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड, के तजर्बात जो होते हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। बिकॉज रिसर्च, क्योंकि जो महक़क़ीन होते हैं रिसर्चर वो हासिल कर सकते हैं ऑलवेज गेट अ करेक्ट रिजल्ट। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सारा का सारा क्या हो, ठीक हो, ये इसका आंसर नहीं बनता। इसके बाद डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव। हाँ ये है कि जो हाइपोथेसिस दिए जा रहे होते हैं तो वो उन हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, ये ऑप्शन बी सही बनता है कि बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं उनको आप करेक्ट साबित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो क्या है आपका ठीक है। तो ये आज आपका एक्सरसाइज थी। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।